समझदार था ये। इसने कहा भाई देश आगे बढ़ाना है तो मुझे काम करना पड़ेगा। और काम किस चीज़ पे किया? इसने कहा हम अपने देश की प्राइमरी एजुकेशन पे काम करेंगे सबसे पहले। जैसे किसी देश को अगर सच में आगे बढ़ाना हो ना बेटा, तो बड़े लोगों को बदलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो बन गए जैसे बन गए। सबसे आसान होता है स्कूल के बच्चे के दिमाग को विकसित करना, कारण उसका दिमाग बिल्कुल शुरुआत में तो खाली होता है, जैसी हम बातें बताएंगे वैसी तो भरेंगी। तो प्राइमरी एजुकेशन पे काम करना किसने टारगेट बना लिया? जापान के उस सम्राट ने। इसके अलावा उसने कहा जब ये पढ़ लिख जाएंगे, जैसे एक पीढ़ी ना बेटा तैयार होने में बस 10 ही साल लगते हैं। किसी बच्चे को अगर फर्स्ट क्लास पे काम किया जाए, पहली क्लास में, कि भाई इसका दिमाग विकसित हो, ये मल्टी टैलेंटेड हो, इसका दिमाग सोचने में सक्षम हो, ये पढ़ाई को रट्टे ना मारे, ना रटे 5 पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या है तो क्या आग लग जाएगी, 5 वेजिटेबल और फ्रूट्स ना रटे, लेकिन समझ ले कि पार्ट्स ऑफ बॉडी पूछें। तुम याद करो जब तुम छोटे थे, ये भी कितना टफ लगता था ना कि पार्ट्स ऑफ बॉडी कहीं मैं भूल ना जाऊं, कहीं मुझे याद ना आए। मतलब कितनी बेवकूफ़ी है कि बच्चे को कितना प्रेशराइज करते हैं कि 5 पार्ट्स ऑफ बॉडी, बच्चा एक भूल गया तो फिर याद ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा। कितना आसान है भैया, पार्ट्स ऑफ बॉडी रटना ही नहीं। बच्चे को खड़ा करो, बताओ ऊपर से नीचे देख के बताओ, तो बच्चा रटे ही ना। हमारे इंडिया में क्या है, फ्रूट्स भी रटवाने हैं, सब्जियां भी रटवानी। इतने इतने बच्चे नहीं देखा बेचारे, ओके वो क्या कहते हैं, बस एक शुरू का बता दो, एक ऊपर का बता दो, क्योंकि उसने ऐसा रट रखा है कि वो एक याद नहीं आया तो उसे कुछ भी याद नहीं आता। ये सबने इस चीज़ को जिया तो है। इंडिया में पढ़ाई क्रैमिंग बेस्ड है बेटा। आंसर नहीं देखा बच्चा क्या कहता है, बस एक एक अक्षर बता दो पहला, क्योंकि उसकी इतनी कंडीशनिंग हो रखी है कि अगर वो अक्षर याद नहीं आया तो उसको आंसर याद नहीं आता। अब अगर फर्स्ट क्लास पे काम कर दिया जाए समझाने पे, 10 साल बाद ये बच्चा किस क्लास में होगा? मतलब 10वीं क्लास में आ जाएगा। 10वीं क्लास के बच्चे तो बड़े होते हैं ना, मैच्योर होते हैं। 15 साल के बच्चे, सिर्फ 10 ही साल काम करना है। अगर 10 साल उसके ऊपर ढंग से काम कर दिया तो जिंदगी में कोई उसका बेवकूफ़ थोड़ी ना बना देगा। वो दिमाग से विकसित है, वो अपनी जिंदगी के डिसीजंस को खुद ले सकता है, उसे सही और गलत का अंदाजा है। तो एक देश को अगर सच में आगे बढ़ाना है ना, तो बहुत सड़कें, बहुत ऐसे जहाज और ये सब बनाने में तो वेस्टेज है बेटा। सबसे पहले बेसिक काम करो, जो सबसे छोटे बच्चे हैं ना, इनकी पढ़ाई का अच्छा इंतजाम कर दो, इनको रटवाओ मत, इनको समझाओ। जब 10 साल बाद ये समझदार होंगे, और उससे 10 साल बाद इमेजिन करो जब ये 25 साल के होंगे, तो क्या ये रटे हुए और इस तरह की पीढ़ी है, ये पढ़ी लिखी पीढ़ी है, ये अपना कमा खा लेंगे बेटा। इनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जापान ने ये बात समझी और जापान ने काम किया प्राइमरी एजुकेशन पर। दूसरा काम जापान ने कहा, चलो बच्चों के ऊपर तो काम हो गया, लेकिन जो लोग बड़े हैं, अब 35 साल का एक आदमी है, 28 साल का एक आदमी है, तो उनके लिए क्या करें? उनको कहा काम में लगाओ। और काम में लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग करवा दो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगवा दो। मैन्युफैक्चर मतलब कुछ निर्माण करना, कुछ बनाना, प्रोडक्ट्स बनाओ। जैसे पंखे बना लिए, पेन बना लिए, जूते, चप्पल, कोई कंघी, कोई घर के सामान। मैन्युफैक्चरिंग के लिए है ना फैक्ट्री डालनी पड़ती है, और फैक्ट्री है तो लोगों को उसमें क्या मिलेगा? रोजगार। और रोजगार मिलेगा तो वो क्यों क्राइम करेंगे? जैसे क्राइम करने वाले लोग कौन होते हैं? जिनके पास काम धंधा नहीं है। अगर किसी को सुबह उठ के अपने दफ्तर जाना हो तो वो रात में 2 बजे उठ के सोचेगा किसी घर चलता हूँ चोरी करने? नहीं ना, उसको पता है मुझे अगली सुबह काम पे जाना है। चोरी करने का प्लान कौन करेगा? जिसको कोई काम ही नहीं है भैया, उसको शराब की लत लग गई, ड्रग्स की आदत लग गई, पैसे हैं नहीं, तो वो चोरी करेगा रात में। ये चोरी करने वाली पीढ़ी अपने आप से पैदा नहीं होती बेटा। जब देश में रोजगार ना हो ना, तो लोग ज्यादा गलत रास्ता पकड़ते हैं, क्राइम का रास्ता। किसी की बाइक चुरा ली, किसी की चेन झपट ली, ये क्राइम है ना। कोई भी शौक से नहीं करना चाहता। हर आदमी चाहता है मेरी रेप्यूटेशन हो, मेरी इज्जत हो, कोई पूछे क्या करते हो तो मेरे पास बताने के लिए काम हो। हर इंसान अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन जब रोजगार नहीं मिलता, भूख उसको परेशान करती है, या शौक बिगड़े हुए होते हैं, तो फिर वो क्राइम की तरफ जाता है। तो इसने अपने देश में खूब सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगवा दी, जिससे लोगों को क्या मिल गया? रोजगार। और मैं तुम्हें बता दूं, जैसे आज मेड इन चाइना है ना, एक टाइम पे पूरी दुनिया में बिकती थी चीजें मेड इन जापान। इनके पेन, इनकी हर चीज बहुत फेमस थी कि कहाँ है? मेड इन जापान। जापान ने टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलपमेंट किया, पर क्योंकि जापान की एक हद थी, जिसका एरिया छोटा होगा, उस देश के पास रिसोर्सेस कम होंगे या ज्यादा? रिसोर्स का सीधा संबंध किससे होता है?
एरिया से ना, अब जैसे इंडिया के पास एरिया ज़्यादा है, हम 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं, एरिया ज़्यादा होने के चक्कर में हमारे पास रिवर ज़्यादा हैं, हमारे पास ज़मीन ज़्यादा है, हमारे पास प्लेट्यू या पठार है, हमारे पास रेगिस्तान है, हमारे पास द्वीप है, सब कुछ तो है हमारे पास, मैदान भी, पहाड़ भी, प्लेट्यू भी, सब कुछ। इन सब के फायदे होते हैं। जैसे रेगिस्तान है तो टूरिज्म बढ़ गया ना, रेगिस्तान में आपके टूरिस्ट जाते हैं कितने, कोई सैंड ड्यून देखने, कोई वहाँ रेगिस्तान में जो है वो सफारी करने, तो एक तरह से पैसा कमा रहे हैं हम। रिवर्स हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी आबादी लेके बैठा है, लेकिन यहाँ अगर कोई थोड़ा सा भी ठीक ठाक है तो भूखा नहीं मरता। हम इतना सरप्लस पैदा करते हैं गेहूं और चावल कि दुनिया को हम बाहर भेजते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं हर साल। बासमती चावल हमारे जितनी अच्छी क्वालिटी का पूरी दुनिया में किसी देश में पैदा नहीं होता। तो दुनिया का जो बेस्ट चावल है ना, वो हम पैदा करते हैं। इंडिया नंबर 1 है दूध के प्रोडक्शन में। चाय पत्ती का प्रोडक्शन हमसे ज़्यादा इस धरती पे कोई नहीं करता। वो अलग बात है कि चाय हम खुद ही पी जाते हैं, हम बाहर बहुत कम भेजते हैं। हाँ, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ये श्रीलंका है, जहाँ हमारे देश से नहीं, कहाँ के लोग गए थे, तमिल, इन्होंने कौन सा ग्रुप बनाया था वहाँ, लिट्टे। तो इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है कि ये सब तब है जब आपके पास रिसोर्सेज हैं। इसको अपनी लाइफ से जोड़ के सीखो। कोई भी आदमी भूखा नहीं मरता अगर उसके पास पुश्तैनी 10 एकड़ ज़मीन है। वो भूखा कैसे मरेगा? जिसके पास जैसे कोई भी जब शादी ब्याह करने जाता है बेटा, लड़की के पिताजी या लड़की के भाई, तो वो देखते हैं पीछे ज़मीन कितनी है। ये क्यों देखते हैं ज़मीन? कल को कोई भी मुसीबत आ जाए, मान लो लड़का बड़े अफसर है, भगवान न करे एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ पैर जो है चले गए, मतलब बिल्कुल ही डेड बराबर हो गया, बेड रिडन है, तो कोई उस अफसर को, वो प्राइवेट में कितनी बड़ी सैलरी पर हो, जीरो हो जाएगी ना। पेरेंट्स ये देखते हैं कि अगर कल को कोई बुरे हालात आए तो भी ये भूखे ना मरे। मान लो हम कहेंगे ज़मीन से थोड़ी ना कोई कमा के खाता, पीढ़ी कौन खेती करती है, लेकिन बेटा खेती ना बुरे समय पे काम आती है। इसीलिए इंडिया में आज भी किसी लड़की के फादर जब रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो हमेशा कहते हैं कि पीछे बैक पे क्या है। ये कारण है, ये समझने में नई पीढ़ी को बहुत लेट समझ में आता है। जिसके पास साधन है ना, वो बुरे समय में भूखा नहीं मरेगा। जिसमें काबिलियत है वो तो कभी भी कमा के खा ले, लेकिन बेटा लाइफ का नहीं पता ना, शरीर किसी दिन साथ छोड़ जाए, कोई पैरालाइज्ड हो जाए तो वो नौकरी कैसे करेगा। मान लो वो 5 लाख की नौकरी थी महीने की, लेकिन वो पैरालाइज्ड हो गया, गई नौकरी। कोई भी प्राइवेट संस्थान आके उसको 50 रुपए भी नहीं देगा, चाहे वो 5 लाख का था। उस टाइम पे वो जो उसने जोड़ा है 1-2 साल में सब खत्म हो जाएगा, फिर रोटी कहाँ से चलेगी। लेकिन अगर उसकी बैक पे 20 एकड़ ज़मीन है तो वहाँ से सिर्फ उसका इसका किले की, जिसको अलग अलग नाम से वही जो भी कहते हैं, हमारे यहाँ जैसे कुछ भी बटाई शब्द यूज़ करते थे, वो इतना आएगा कि वो भूखा ना मरे, उसका परिवार भूखा ना मरे, उसके बच्चे स्कूलिंग भी कर लेंगे और उसकी ज़िंदगी भी कट जाएगी। ये चीज़ें ना लॉन्ग रन में समझ में आती हैं। हम इस मामले में लकी हैं इंडिया में कि हमारे पास रिसोर्स है, हम भूखे एज सच मरेंगे नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश की नीतियाँ जो अंग्रेजों ने गलत डिसाइड कर दी, जिसके चलते यहाँ सूखा पड़ने लगा और लोग भूखे मरने लगे। अदरवाइज इंडिया इतना सरप्लस पैदा करता है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो अपना पेट तो भर ही सकते हैं हम लोग। अब इन सब चीज़ों के हिसाब से देखो तो हम अमीर हैं, लेकिन अमीर हम अपने से नहीं, वापस चलते हैं जापान। जापान के पास रिसोर्स नहीं है, पर वो तो बहुत आगे निकल गया, कारण उसने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज लगा ली, रॉ मटेरियल बाहर से मंगा लिया। जो इनफैक्ट कच्चा माल था ना, रॉ मटेरियल, वो उसने हम जैसे देशों से, या जो थोड़े गरीब या जो थोड़े पिछड़े देश थे, उनसे मंगा लिया और फिनिश्ड प्रोडक्ट अपने बनाने लगा। देखते 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 पूरी दुनिया में डंका बज गया एक छोटे से देश का, जिसका नाम था जापान। इसका पैसा बढ़ा तो हिम्मत बढ़ती है, हिम्मत का सीधा संबंध पैसे से भी तो है। रिसोर्सेज इसने धीरे धीरे, नेचुरल नहीं थे, लेकिन बाहर से अपने हथियार और ये सब चीज़ें खरीदनी स्टार्ट कर दी। और 1905 एक ऐसा साल था बेटा जब चुटकू से जापान ने, जिसकी आइडेंटिटी मैप पे ढूंढनी पड़ती है कि पानी के बीच में छोटा सा द्वीप कहाँ है, वो जापान होगा, इसने दुनिया के सबसे बड़े देश पे अटैक किया, रूस पर। कितना बड़ा रूस, मैप में अलग से रूस दिखता है ना, और कितना छोटा जापान। 1905 में इस बहुत छोटे से जापान ने रूस पे अटैक किया, और बड़ी बात यह है कि इसने रूस को हरा दिया। कितनी अजीब बात है, इतने छोटे से ना, सोचो कोई 2 फुट का आदमी 7 फुट के आदमी को हरा दे तो बड़ा अजीब लगेगा ना कि इसने इसको कैसे हराया। ऐसा ही हुआ।
ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया कि भाई रूस को किसने हरा दिया, छोटे से जापान ने। रूस की कितनी बेइज्जती हुई सोचो, रूस के शासक की हेड की कितनी बेइज्जती हुई कि इसको शर्म नहीं आती, इतने इसके पास रिसोर्सेज हैं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक है, और वो छुटकू से जापान ने इसको हरा दिया। ये बात रूस के साथियों ने तो देखी नेगेटिव तरह से, लेकिन हम जैसों ने, क्योंकि हम तो एशिया के थे ना, और जापान भी एशिया का, रूस को गिना जाता है बेटा यूरोप में। हमने इसको ऐसे देखा कि एशिया, जिसके ऊपर ये लोग हंसते हैं, यूरोप वाले पता है क्या कहते थे, कि तुम लोग अनपढ़ हो, तुम अनसिविलाइज्ड हो, तुम बेवकूफ़ हो, गवार हो, तुम्हें रहना खाना पीना कोई तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हें ये तक नहीं पता कि हाथ से खाना नहीं खाते, क्योंकि ये तो चम्मच और फोक का इस्तेमाल करने वाले। इन्होंने हमारे मन में डाल दिया था कि तुम लोग गवार हो और हमसे आगे तुम कभी निकल नहीं सकते, तुम्हें आगे हम लेके जाएंगे। हम दिमागी रूप से सोचने लगे थे कि हमें अक्ल कम है, ये ज़्यादा स्मार्ट है, यही हमारा विकास करेंगे, हमें आगे ले जाएंगे। लेकिन जब एशिया की एक कंट्री ने यूरोप के सबसे बड़े देश को हराया, तो ये खबर हमारे देश तक पहुंची, और फिर हमें फील हुआ कि यार एशिया इतना भी पिछड़ा नहीं है जितना ये लोग प्रिटेंड करते हैं कि ये समझदार है और हम बेवकूफ़। अगर हमारा एक छोटा सा देश जिसके पास साधन नहीं है वो रूस की धुनाई कर सकता है, तो इंडिया ब्रिटेन को क्यों नहीं पीट सकता, ऐसा हमारे दिमाग में आया। और उस टाइम पे हमारे 3 लड़के, जिसको हम तिकड़ी कहते हैं, लाल बाल पाल, ये तीनों इस विचार को आगे बढ़ाने लगे कि अगर रूस जैसे ताकतवर को जापान जैसा छोटा सा एशिया का देश पीट सकता है, तो इंडिया तो बहुत बड़ा है। किससे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन तो छुटकू सा है, जापान छोटा है, उसने बड़े को हरा दिया, तो इंडिया तो बहुत बड़ा है ब्रिटेन से, इंडिया क्यों नहीं हरा सकता। और यहाँ से विचार स्टार्ट हुए। तो जो ये गरम वाले हैं ना, इन्होंने ये सब कहानियां पढ़ी थी, कौन से सन की, 1905 की, और इसका ये एग्जाम्पल देते थे कि तुम लोग कहाँ बैठे सो रहे हो, इतने बड़े ताकतवर यूरोप के देश को, ब्रिटेन तो बहुत छोटा है रूस के सामने, रूस की तो आइडेंटिटी बहुत बड़ी है, तो हम क्यों नहीं हरा सकते ब्रिटेन को। यहाँ से फिर ये नरम और गरम अलग हो गए। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। से ठीक 2 बार पहले इनके दोस्त 1936, 37, 38